पंडाल लग चुके हैं, मंच तैयार है। नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन होने जा रहा है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की निर्णायक समितियां यही रहने वाली हैं। 1960 के बाद रायपुर में ये कांग्रेस का इस तरह का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। कांग्रेस का ये अधिवेशन देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी इसी साल होने वाले चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 की रणनीति भी तैयार करेगी। हालांकि अधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा। तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है। ऐसे इंसिडेंट जो फुजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूं और ऐसी चीजें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। महान देश की और न्यायिक प्रणाली पर, प्रक्रिया पर मुझे पूरा भरोसा है। आज मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इसी न्याय प्रणाली ने की है। इसको मैं बार बार चलाऊं। सच की जो लड़ाई है उस रास्ते में कई बार संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरी बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना नोटिस दिए जो मेरे अधिकारों की अवहेलना करने का प्रयास किया गया, उस प्रयास को आज कानूनी रूप से इस देश के महान न्याय प्रणाली ने जवाब दिया। कांग्रेस के इस महाधिवेशन के लिए नेताओं का आना 2 दिन पहले शुरू हो गया है। नेताओं के स्वागत के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। इधर बीजेपी की भी नजर कांग्रेस के अधिवेशन पर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी इस अधिवेशन के बहाने कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको जो पुलिस गिरफ्तार करेगी उसको रोकेगी, उनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी 24 फरवरी और प्रियंका गांधी वाड्रा 25 फरवरी को शामिल होंगी। जानकारों का मानना है कि अधिवेशन में चुनावी रणनीति पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही उन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है जिस पर कांग्रेस अक्सर घिरती आ रही है। हालांकि अब इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में क्या कुछ नया देखने को मिलता है, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जिस तरह से मामला सामने आ रहा है वो बेहद साफ है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही क्या डर गई है बीजेपी। अधिवेशन पर रंगर डालना क्या सेंट्रल एजेंसीज सियासी पैतरे दिखा रही है। अधिवेशन पर खलल डालने का मकसद कहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी तो नहीं थी। यह सवाल सियासी गलियारों में बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कांग्रेस सवाल उठा रही कि अगर डर नहीं होता तो फिर अधिवेशन के ठीक पहले सेंट्रल एजेंसी इतनी अटैकिंग मोड पर कैसे आती, फ्लाइट से खेड़ा को उतारकर आखिर क्यों गिरफ्तारी होती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर काफी हद तक स्थिति साफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या पवन खेड़ा का बयान इतना बड़ा था कि उन्हें फ्लाइट से उतारने की नौबत आ गई। महाधिवेशन के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। यह डर नहीं तो और क्या है। ऐसे देखा जाए तो सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसी तीखी बयानबाजी होती रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो अपने बयान में यह भी कह डाला कि उन्हें कुत्ता, बिल्ली, राक्षस, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो फिर पवन खेड़ा के बयान को इतना गंभीर अपराध मानकर कार्रवाई क्यों की गई। हालांकि मकसद कांग्रेस की तरफ से भी साफ इशारा कर रहा है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी। अब यह प्रतिक्रिया कब होगी, किस तरह से होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ कांग्रेस के तल्ख तेवर तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मिली पवन खेड़ा को अंतरिम राहत। यह बताती है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी में पुलिस ने न सिर्फ जल्दबाजी दिखाई बल्कि कोरम भी पूरा नहीं किया। जाहिर है कांग्रेसी इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि इसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस हर जगह बनाएगी।
तो आपने सुना कि किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया, किस तरह से पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका गया और उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई। अधिवेशन पर अड़ंगा, ये बड़ा आरोप जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ KS चौहान जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही चलता हूं, चौहान साहब के पास। चौहान साहब, एक बड़ा सवाल है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं एयरपोर्ट पर, एक बड़ा सवाल उठाते हैं और इस सवाल का मैं चाहूंगा जवाब कम से कम दिल से दें दोनों ही पार्टी के लोग। इसके पहले राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के भी होते रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी शुरू से शासन में नहीं रही है, अभी आपका शासन है, इसके पहले यूपीए की सरकार थी, तो क्या कभी ऐसा देखने को मिला कि अधिवेशन में ईडी की कार्रवाई हो, अधिवेशन के ठीक दिन जिस दिन पवन खेड़ा या कोई भी कांग्रेस का नेता या आपके नेता कभी आते हो तो क्या उनको रास्ते में अरेस्ट किया गया हो? ये इस प्रकार की तीखे तल्ख तेवर इसके पहले कभी राजनीति में देखने को नहीं मिले। आज हो सकता है आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार आए, आपको विपक्ष में बैठना पड़े। क्या ये सही परिपाटी की शुरुआत हो रही चौहान साहब जो हो रही है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोसीजर है, जो गिरफ्तारी की गई या जो कार्रवाई की गई, वो कार्यपालिका का प्रोसीजर है, विधायिका का प्रोसीजर नहीं है, हमारी पार्टी का प्रोसीजर नहीं है। और वो जो विधायिका है वो अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। जब कार्यपालिका न्यायपालिका के पास लेके जाती है तो न्यायपालिका भी, जुडिशरी भी इसको सही ठहराती है। जैसे सौम्या चौरसिया जी की बेल रिजेक्ट कर दी गई, अगर मान लीजिए कि वो प्रोसीजर वो ठीक से नहीं होता तो उसके बाद क्या होता कि वो जुडिशरी जो है वो कार्यपालिका को फटकार लगाती कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ये प्रोसीजर जो है वो 2021 से चलता हुआ आ रहा है। चौहान साहब, 2021 जी। चौहान साहब जी, चौहान साहब, मुझे एक बयान याद आ रहा है, आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, राक्षस कहते हैं कभी, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं भूपेश बघेल के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्या वो मंत्री सलाखों के पीछे हैं या वो मंत्री को आपके अभी अमित शाह आए थे, आ रहे हैं, या जेपी नड्डा आए थे, उस समय पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? आपको ये नहीं लगता कि ये दिल्ली में पुलिस किसकी है? निश्चित तौर पर केंद्र की जिसकी सरकार होती है उसकी दिल्ली पुलिस है, उसके अलावा असम में भी आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। क्या ये जानबूझकर कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश है? बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर लगा रही चौहान साहब। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पर से संविधान से एक संविधान में संशोधन लागू हो कि अगर विपक्ष में कोई पार्टी है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, ना पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, ना कोई सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसने ये कार्रवाई कराई है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी कुछ बोला कि कुत्ता बोला गया और राक्षस बोला गया, तो नाम लेके कि ये कुत्ता है, ये राक्षस है, ये बिल्ली है, ये नाम लेके नहीं बोला गया। और पवन खेड़ा जी नाम के जो भी एक बयान है मेरे पास, आप चाहेंगे तो मैं सुनवा दूंगा जी। मैं आदित्य जी, जो पवन खेड़ा जी का बयान था वो संवैधानिक और गैर कानूनी था, उसके हिसाब से ही उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी होती तो जुडिशरी उसको फटकार लगाती। फटकार की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप पूरे तथ्य पेश करिए, तब तक अंतरिम जमानत दी जाती है। ये इसके लिहाज से उनको अंतरिम जमानत दी गई है कि तब तक आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप पूरे कागज लेके आ जाइए, उसके बाद आप अरेस्ट कर लिए। और कोई भी कार्रवाई, अमित जी, मैं आऊंगा चौहान साहब जी, मैं चौहान साहब आता हूँ जी, मैं आता हूँ आपके पास। अमित जी, एक बात बताइए कि विरोध आप लोग कर रहे हैं कि पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया, अरेस्टिंग हुई, ठीक है, अविरोध आपकी जगह जायज है, कांग्रेस पार्टी के वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है और मेरे ख्याल से मीडिया विभाग के अध्यक्ष भी है, निश्चित तौर पर आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस बारे में ये बात नहीं आई अमित श्रीवास्तव जी की प्रधानमंत्री के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की वो टिप्पणी गलत है। क्या खुले दिल होकर ये भी नहीं कहना चाहिए था कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है? अमित जी, देखिए, इस देश की हुक्मरान जो बैठे हैं, जो तानाशाह और शहंशाह बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने देश में कई परिभाषाएं बदली हैं और इस देश में एक नई तरह की बयान सही था कि गलत था, मैं उस पर पहले आपसे रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। अमित जी, उनका बयान सही था कि गलत था? एज ए कांग्रेस पार्टी, एज ए प्रवक्ता क्या मानते हैं आप?
मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने ही बैठा हूं और बिना प्रश्न जवाब दिए मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्लिप ऑफ टंग को जिस प्रकार से आज ये हरकत किया गया, 150 CISF के जवानों को वहां पर लगाया गया, वो रोज राष्ट्रीय चैनल के हमारे हेड हैं, प्रवक्ता हैं और लगातार कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से रोज वो आते हैं, अपनी बात को प्रखर और मुखर तरीके से रखते हैं, उनके लिए वो कोई क्रिमिनल नहीं थे जिस प्रकार से उनके लिए 100-150 जवानों को लेके वहां पर उनको डिटेन किया गया। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है साहब, आप जिस प्रकार से उनको बेल दिया, ये बता दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के कारण इस देश की लोकशाही लोकतंत्र बचा हुआ है। और अब तो देश की जनता कह रही है साहब कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। अब आपने कहा तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं आदित्य जी कि जो लोग कहते थे स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है, और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहते थे मौनी बाबा पूर्व प्रधानमंत्री जी को, क्या वो संविधान संसदीय वो था वक्तव्य था, वो कहते थे कि रेन कोट पहन के पूर्व प्रधानमंत्री जी नहाते हैं, नाम लेके कहते थे। क्या अगर ये असंसदीय भाषा है तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर केस चलना चाहिए। गलत था या सही था, अभी भी मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं आप। चलना चाहिए, आप बात को सुनिए। अगर स्लिप ऑफ टंग होता है, मानव त्रुटि किसी से भी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आज ये पूरे अधिवेशन को जिस प्रकार से रोकने के लिए पहले ईडी को आगे किया गया अपने 3 जमाई के साथ, जो बीजेपी हमेशा करती है, IT, ईडी और CBI, और अब जिस प्रकार से आज किया गया, मैं इसकी बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक, चौहान साहब जी चौहान साहब, स्लिप ऑफ टंग जो होता है वो अगर हम बोलते बोलते कुछ फिसल जाते हैं वो बात अलग होती है, उसकी परिभाषा अलग है। आपने 2 बार जानबूझ के एक जन से राय लेके उसके बाद फिर से वही दोहराया कि मैंने ठीक बोला, ये दिट इज नॉट ए स्लिप ऑफ टंग। ये नहीं स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो तो बिल्कुल जी जानबूझ के बोला और इसीलिए वो प्रकरण आगे बढ़ा, नहीं तो वो प्रकरण नहीं आता। स्लिप ऑफ टंग में ऐसे कई प्रकरण हो चुके हैं जिसका कोई FIR नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जुडिशरी की, न ही कार्यपालिका की। अब मैं 2022 को उठा चुके हैं आसाम से। सुनिए, तो अच्छी बात है, किस ओर ले जाना चाहते हैं इस देश को? सुनिए, जो अपराध करेगा वो संविधान के हिसाब से, उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई भी नहीं रुक सकता। अडानी जी पे फिर कार्रवाई अगर क्राइम करने पे ये होता है तो लोगों का LIC का पैसा आज जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, करिए अगर आप पे हिम्मत है तो। अच्छा, नहीं तो आप जाके FIR करवाइए। 2-2.5 घंटे की स्पीच में आप अगर एक बार भी अडानी का नाम लेने से डरते हैं, मतलब ये दर्शाता है कि इस देश की पॉलिसीज अडानी के लिए बनती है, अडानी जी के लिए पॉलिसीज बनती है। अगर किसी का पैसा डूबा है तो वो FIR कराए और वो जुडिशरी में जाए और इस देश की सरकार कुछ नहीं करेगी। इस देश की सरकार कुछ नहीं करेगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जनता ने आपको बैठाया, जनता हटा भी देगी। चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा वापस। गंगेश जी मेरे साथ जुड़े। गंगेश जी, जनता हटाने का मन बना लिए साहब, अब देश की जनता समझ गई है तानाशाही देश संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही रवैया से नहीं चलेगा। राष्ट्रीय स्तर का नेता आ रहा हो, उसे एयरपोर्ट में उठा लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, ये क्या नई परिपाटी की शुरुआत है? और ये परिपाटी बहुत दूर तक जाए, क्योंकि देखिए क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में। ये किस तरह की राजनीति के ऊपर हम जा रहे हैं गंगेश जी? निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। इसके पहले जब यूपी की सरकार थी तो उनपे भी CBI के दुरुपयोग करने का आरोप लगता था, भाजपा लगाती थी। इस सरकार ये जो सरकार अभी NDA की सरकार है, ये लगातार ED के माध्यम से इस सरकार में रहते हुए सारे, खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, उन तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में छापा पड़ रहा है जहां पर भाजपा सरकार नहीं। और मुझे लगता है कि भाजपा आने वाले चुनाव को लेकर इसमें कहीं न कहीं उन स्थान में जो सरकारें हैं उनको कहीं न कहीं वहां पे बैठे हुए लोगों को प्रभावित करना चाह रही है। और खासतौर पर अभी ये जो छापा पड़ा है, खाली नेशनल स्पोक्समैन के अलावा जो छत्तीसगढ़ में लगातार छोटे नेताओं को, मतलब कोई बहुत बड़े दर्जा के नेता नहीं माने जाते, अभी जिनके यहाँ छापा पड़ा है, सन्नी अग्रवाल है, आपका देवेंद्र यादव है, ये लोग कोई बहुत आला दर्जा के नेता नहीं छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन इनके यहाँ भी जो जिस तरह से छापा पड़ा, ED का रेड पड़ा, और लौट के जब ये लोग आके बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इंटेंशन दिखता है। और इस इंटेंशन को
का बुरा परिणाम, मतलब मुझे लगता है कि इसका बुरा असर पड़ रहा है जनता के बीच। और जिस तरह से लोग आके अपनी मैं लगातार आप भी देखेंगे बयान में वो लोग अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि आखिर ईडी ने छोड़ दिया और एक पाक साहब अपने को साबित कर रहे हैं, और सारी वीडियो पूरे वायरल हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये गलत परिपाटी शुरू हो रही है, और ऐसे अवसर पे इसलिए भी गलत माना जाएगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत हुई थी पिछली सरकार में। इसलिए मुझे लगता है कि खासतौर पे यहाँ पे फोकस किया गया है, यहाँ की पॉलिसीज है। भूपेश बघेल जी ने पिछले 4 साल से जो पॉलिसी अपनाई उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। भाजपा की सरकार, मतलब कांग्रेस केंद्र सरकार भी कई सारी योजनाओं को अडॉप्ट कर रही है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण, ऐसे अवसर पे मुझे लगता है कि कार्रवाई को रोके कुछ डिले में भी कर सकते थे अगर वाकई में चीजें हैं तो। अमित जी, एक बात बताइए, ईडी की कार्रवाई हो गई राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले, आज पवन खेड़ा को वहां पर अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन कोशिश पूरी की गई। अभी कल का समय है, कल तो खैर स्टीयरिंग कमेटी और सब कमेटी की बैठक है, परसों और 25 और 26 ये 2 महत्वपूर्ण दिन है राष्ट्रीय अधिवेशन के। क्या और कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है आपको? क्या लगता है कि इन आज, कल और परसों सुबह तक क्या कोई और बड़ी कार्रवाई ईडी-आईटी कर सकती है छत्तीसगढ़ में? देखिए आदित्य जी, आपको बता दूं कि देश में जो ज्वलंत मुद्दा है, बीजेपी उससे डरती है, भागती है। और अगर आप देखेंगे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहां भी चर्चा से भागती है। और जिस प्रकार से यहां पर हमारा अधिवेशन हो रहा है, जिसमें सोशल, जिसमें इकोनॉमिकल, जिसमें पॉलिटिकल, जिसमें यूथ, जिसमें एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस पे बात होने वाली है, और जिस प्रकार से युवाओं की बात होगी, सारे लोगों की बात होगी, कहीं ना कहीं बीजेपी तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है। और हताशा, निराशा और बौखलाहट में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आप देखिए कि जिस प्रकार से वो प्री प्लानिंग करके सारी चीजों को कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी कसम खाई है कि लगातार बहुत अच्छे से हमारा सेशन होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये अधिवेशन जो होने वाला है, महाधिवेशन, ये देश की दशा और दिशा को भी तय करेगा। 2023 के चुनाव का और 2024 के चुनाव का भी दशा और दिशा को तय करेगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, जैसे अभी गंगेश जी कह रहे थे, अब देश की जनता समझ चुकी है कि जिस प्रकार से इस देश में आवाज उठाना अगर पाप है, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं हम एक बार नहीं 100 बार आवाज उठाएंगे। आप हमारे एक नेता को नहीं, जो आवाज उठा रहा है, आप सबको अगर उठाना चाहते हैं तो उठाना चालू करिए, हम लोग से चालू करिए। लेकिन हम अगर देश, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, हम उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हम वहां भी भरते हैं तो ये करते बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो उसकी चर्चाएं से भागते हैं। ये अब इस देश में नहीं चलेगा आदित्य जी। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने किया है तो केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ने किया, और आज भी वो कर रही है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कह दूं कि अपने 3 छमाही को आगे करके वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ना डरा सकती है, ना धमका सकती है, और ना हम डरने वाले हैं, ना हम दबने वाले हैं। इसके पहले देखिए सोनिया गांधी के ऊपर भी तमाम टिप्पणियां हुई है। मैं आऊंगा अमित जी आपके उसमें आता हूं। चौहान साहब चौहान साहब, सोनिया गांधी के ऊपर भी कई बार टिप्पणियां हुई, इटली को लेकर अलग अलग टिप्पणियां, राहुल गांधी के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां हुई। ऐसा नहीं कि पहली कोई टिप्पणी, होती रही है टिप्पणी, और ऐसी कार्रवाइयां देखने को भी नहीं मिली। हो सकता है अभी चुनाव आते हैं तो ऐसी टिप्पणियां बहुत कुछ आप भी सुनेंगे, मैं भी यही हूं, मैं भी सुनूंगा, गंगेश जी भी सुनेंगे। ये राजनीति दूसरी दिशा में जा रही है। व्यक्तिगत देखिए, ये तो बात बहुत साफ है कि वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें बढ़ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, राक्षस, कुत्ता, बिल्ली, क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीजों से हम क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले युवा को, जो चाहता है कि वो राजनीति में आगे बढ़े? यही हम सिखाना चाह रहे हैं उनको, चौहान साहब? आदित्य जी, ये आपकी बहुत बात सही है। मेरे को सचिन तेंदुलकर जी का वक्तव्य याद आता है। सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि मैं अपने आलोचकों का जो मुंह बंद करता हूं, अपने बैट से बंद करता हूं। तो जुबान से नहीं, काम से मुंह बंद किया जाता है, काम से उत्तर दिया जाता है। आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता को। आपका सिर्फ काम देखती है जनता। आप कुछ भी बोलिए, आप कितनी भी आलोचना करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम देखा जाता है, और जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब चीजें समझती है। तो चौहान साहब, ऐसा तो नहीं कि असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने आप का नंबर बढ़ाने के लिए एफआईआर करवा देते हैं? यूपी में एफआईआर हो जाती है, दिल्ली में एफआईआर हो जाती है। नरेंद्र मोदी थोड़ी बोले होंगे कि एफआईआर करो, भाई ऐसा मेरे बारे में टिप्पणी की है, आप एफआईआर करिए। ये है क्या? इसकी कोई पटाक्षेप लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, आप यहाँ पर विपक्ष में, हो सकता है आपके नेता कुछ बोल दें, वही आपके साथ हो। क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं हम, चौहान साहब? आदित्य जी, ये पूरा संविधान के हिसाब से है। अगर
कोई भी एफआईआर हुई है तो वो गैर कानूनी नहीं हुई है। अगर गैर कानूनी होती है तो वो एफआईआर होती ही नहीं है, अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है। अगर आप मान लीजिए मतलब आप अमित जी को ये खुली छूट दे रहे हैं, अगर ईओडब्ल्यू और यहाँ पर एसीबी अगर कार्रवाई आपके नेताओं के खिलाफ करती है, छत्तीसगढ़ पुलिस आपके नेताओं के, तो फिर आप बदलापुर की राजनीति नहीं कहेंगे चौहान साहब? नहीं, बदलापुर की राजनीति नहीं कहेंगे फिर आप ना? सुनिए, एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संबित पात्रा जी की यहाँ पर एफआईआर नहीं हुई थी क्या? भिलाई में भी हुई थी और कई जगह हुई थी। संबित पात्रा की हुई थी ना? संबित पात्रा ने कहाँ बैठ के बोला था और यहाँ पर हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि हर कोई क्या अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए सब करा रहा है, केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए करा रहा है? जिम्मेदारी तो उसकी भी होती है ना, आईना तो वो भी देखता होगा चौहान साहब। आदित्य जी सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जनता सब जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो उसके हिसाब से ही जनता जनार्दन है, वही निर्णय लेती है कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कौन गवर्नेंस को अपने गुड गवर्नेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कौन विपक्ष का धर्म अच्छे से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। उसके बाद 5 साल के बाद जनता ही उसका जवाब देती है कि आपने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का काम किया, सरकार को अच्छे से चलाया कि नहीं चलाया, या विपक्ष का धर्म आपने अच्छे से निभाया कि नहीं निभाया। ठीक है गंगेश जी, मुझे वो पल याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और लोकसभा से एक जगह से नेहरू जी की फोटो हटा दी गई। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और दूसरे दिन नेहरू जी की फोटो वहां पर आई। ये बड़ा दिल क्या कभी हम देख पाएंगे क्या? इसी तरह कांग्रेस बीजेपी के ऊपर एफआईआर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर एफआईआर, ये तो अंतहीन सिलसिला है। कभी सरकार आपकी रहेगी, कभी दूसरी पार्टी विपक्ष में रहेगी, कभी उसकी सरकार रहेगी, आप विपक्ष में रहेंगे। ये कहां तक जा रहे हैं और कहां तक पहुंचेंगे हम? गंगेश जी, आपका कहना एकदम वाजिब आदित्य भाई। ये बहुत ही इससे गलत मानता हूं, बहुत ही गलत परिपाटी राजनीति में शुरू हो गई है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के साथ हर नेता को, खासतौर पर स्पोक्समैन को, मुझे अच्छे से याद है अपने अजीत जोगी जी स्पोक्समैन रहे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि एक स्पोक्समैन को यह पता होना चाहिए हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, ये जरूर पता रहना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, मुझे लगता है आज के जो स्पोक्समैन आ रहे हैं उनको इस चीज का ज्ञान थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम हो रहा है, और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चक्कर में वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे बड़ा विवाद खड़ा होता है और अनावश्यक चर्चा होती है, उसका कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता है जनता के बीच भी। जनता भी देख रही है, आपकी बातों को सुन रही है, आपके काम को देख रही है, जनता हर तरफ से चीजों को एनालाइज करती है और उसके बाद अपना जनमानस बनता है। तो काम और बयान के बगैर तो राजनीति अधूरी है। अगर आप बयानबाजी नहीं करेंगे तो आपकी चीजें कहां से दिखेंगी? अच्छा वक्ता अगर किसी पार्टी में नहीं है, अपनी बातें अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो उस पार्टी के मतलब जनता का भी संदेश कहां से जाएगा? तो लेकिन इसके लिए हद और सीमाएं पार करना ये निहायत ही गलत है, शर्मनाक है। और मुझे लगता है इसको चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ सामने वाले की भी प्रतिष्ठा होती है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए बगैर भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। शब्दों का इतना बड़ा वो है, संसार है, हिंदी बहुत बड़ी भाषा है जिसमें इतने अच्छे शब्द है, जिसमें आदमी बहुत अच्छे से चीजों को कह सकता है। लेकिन केवल सनसनीखेज बनाना, आरोप प्रत्यारोप में अपने आप को हाईलाइट करना या अपने वरिष्ठों के नंबर बढ़ाना, जैसा आप बोल रहे थे कि नंबर बढ़ाने वाली राजनीति भी एक चालू हो गई है कि अपने सीनियरों के सामने, अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी अनर्गल कई बार बयानबाजियां हो जाती हैं। तो एक अच्छी परिपाटी नहीं है और इस परिपाटी को सुधारने की जरूरत है। तो परिपाटी बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाकर जाएंगे, ये आप और हमारे ऊपर है। कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपको देश देख रहा है, युवा देख रहा है। भारत के लगभग 150 करोड़ से ज्यादा जनता आपको देख रही है और निश्चित तौर पर अगर देख रही है तो हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति बनती है कि हम उनको क्या दिखा रहे हैं और आने वाले समय में हम उनके सामने क्या नजीर पेश कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।